हेलो साथियों, से भारत मुक्ति मोर्चा व सहयोगी संघटनांचे कोकण विभागीय अधिवेशन आज या ठिकाणी होत आहे. सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांची प्रतिनिधींचे प्रबोधनपर भाषण झाल्यानंतर मी आपल्या समोर कन्क्लुडिंग करण्यासाठी उपस्थित आहे. या परिषदेसाठी जे विषय चर्चा करण्यासाठी ठेवण्यात आलेले आहे ते विषय आहेत देशातील सार्वजनिक निवडणुका या ईव्हीएम मशीन ऐवजी मतपत्रिकेवर बॅलेट पेपरवर घेणे म्हणजेच भारतातील लोकशाहीला वाचविण्यासाठी उचललेले महत्वाचे पाऊल ठरेल एक चर्चा. दुसरा विषय आहे ओबीसी जाती समूहाची जाती आधारित जनगणना करण्याची घोषणा करणे परंतु जनगणनेची अंमलबजावणी न करणे हे ओबीसी समूहासोबत शासक जातींची धोकाधडी नाही काय एक म्हणतात. तिसरा विषय आहे आरएसएस बीजेपीच्या द्वारे बहुजन महापुरुषांचा वारंवार जाणीवपूर्वक अवमान करणे हे शासक जातीचे षडयंत्र आहे. चौथा विषय आहे चलो गांव की ओर अभियानाअंतर्गत बूथ बांधणी केली तरच लवकरात लवकर जन आंदोलन उभारणे शक्य आहे ही गंभीर चर्चा. असे 4 विषय या ठिकाणी ठेवण्यात आलेले आहेत. सर्व विषयाच्या अनुषंगाने काही महत्वपूर्ण बाबी आपल्या समोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. पहिला विषय आहे सार्वजनिक निवडणुका ईव्हीएम मशीन ऐवजी मतपत्रिकेवर बॅलेट पेपरवर घेणे हा विषय या ठिकाणी आहे. साथियो, ईव्हीएम मशीनच्या माध्यमातून निवडणुका सध्या घेतल्या जात आहेत. तेव्हा ईव्हीएम मशीन का आली हे जर आपण थोडक्यामध्ये बघितलं तर आपल्या असं लक्षात येईल की 1950 पासून 26 जानेवारी 1950 पासून या देशामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका त्याही एडल्ट फ्रँचाइजवर प्रौढ मतदानाच्या आधारावर पूर्वीही निवडणुका भारतामध्ये झालेल्या आहेत, परंतु त्या सार्वत्रिक निवडणुका म्हणता येणार नाही, कारण प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार त्या ठिकाणी नव्हता. फक्त शिक्षित असलेले आणि टॅक्स पे करणारे जे लोक आहेत तेवढ्याच मतदारांना मतदानाचा अधिकार होता. परंतु 26 जानेवारी 1950 ला ज्या निवडणुका झाल्या त्यामध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली की कोणताही व्यक्ती तो टॅक्स पेयर असो की नसो, तो व्यक्ती शिकलेला असो की नसो, तो व्यक्ती फक्त ऍडल्ट असला पाहिजे. ऍडल्ट हा इंग्रजी शब्द वापरण्यात आलेला आहे. तेव्हा ऍडल्ट शब्दाचा अर्थ संविधानाने त्यावेळेस जो लावलेला आहे तो असा
की प्रत्येक 21 वर्ष वयावरील व्यक्तीला ऍडल्ट मानण्यात येईल आणि त्या सर्व व्यक्तीला तो टॅक्स पेयर करणारा असो की नसो, शिक्षित असो किंवा नसो, तो फक्त ऍडल्ट असला पाहिजे. ऍडल्ट असला पाहिजे म्हणजे 21 वर्षाचा असला पाहिजे. त्याचे 21 वर्ष मतदान घोषित झाल्याच्या अगोदर पूर्ण झाले पाहिजे. त्याला मतदार यादीमध्ये त्याचं नाव नोंदणीकृत असलं पाहिजे. म्हणजे मतदान करण्याच्या वेळेला त्याचं व्हेरिफिकेशन होईल आणि त्याला मतदान करता येईल. अशा प्रकारची व्यवस्था 26 जानेवारी 1950 ला करण्यात आली आणि अधिकृतपणे या लोकशाहीला प्रौढ मतदानाच्या आधारावर ही लोकशाही अस्तित्वात आणण्यात आली. तेव्हा ही लोकशाही जेव्हा प्रौढ मतदानाच्या आधारावर अस्तित्वात आणण्यात आली तेव्हा जगामध्ये अनेक ठिकाणी अशी व्यवस्था नव्हती आणि मग जेव्हा भारतामध्ये ही व्यवस्था अस्तित्वात आली त्यानंतर मग जगामध्ये ऍडल्ट फ्रँचाइज जवळजवळ संपूर्ण जगामध्ये आज लागू करण्यात आलेला आहे. ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुका होतात त्या सर्व ठिकाणी, काही ठिकाणी जगामध्ये राजेशाही अस्तित्वात होती, पण राजेशाही अस्तित्वात असल्यानंतर सुद्धा आता इंग्लंडमध्ये अजूनही त्या ठिकाणी डेमोक्रेसी आहे, म्हणजे निवडणुका होता, परंतु त्या ठिकाणी राष्ट्रप्रमुख हा राजाचा. इंग्लंडमध्ये शासन प्रमुख निवडला जातो. म्हणजे एक मुद्दा आपण लक्षात ठेवा, शासन प्रमुख ही गोष्ट वेगळी आहे, राष्ट्रप्रमुख ही गोष्ट वेगळी आहे. आपल्या देशामध्ये राष्ट्रपती हा राष्ट्रप्रमुख मानला जातो आणि प्रधानमंत्री जो आहे तो ऍज पर द प्रोव्हिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो शासन प्रमुख मानला जातो. ही कायदेशीर व्यवस्था करण्यात आलेली असल्यामुळे शासनामध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रधानमंत्र्याला देण्यात आलेले. आणि जेव्हा देशामध्ये आणीबाणीची परिस्थिती असेल त्यावेळेस मग राष्ट्रपतीला देश वाचवण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही अधिकार आहेत ते वेगळे अधिकार राष्ट्रपतीला बहाल करण्यात आलेले आहेत. तेव्हा आपण ही बाब समजून घेतली पाहिजे आणि त्याबरोबर आपण स्वतःला तयार केलं पाहिजे. तेव्हा ऍडल्ट फ्रँचाइजच्या आधारावर देशामध्ये निवडणुका घेतल्या जातात आणि ऍडल्ट फ्रँचाइजच्या आधारावर निवडणुका घेतल्या जात असल्यामुळे निश्चितपणे त्या प्रत्येक ऍडल्ट मतदाराच ज्यांनी कुणी मतदान टाकलेलं आहे त्या मत टाकणाऱ्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार शासक निवडले जायला हवेत, आमदार खासदार निवडले जायला हवेत. आता होतंय काय की आपण ईव्हीएम मशीन मध्ये मतदान टाकतो, परंतु बॅलेट पेपर नाहीये. तो बॅलेट पेपर नसल्यामुळे पेपर ट्रेल ईव्हीएम मशीन मध्ये लावण्यात आलं आणि हे पेपर ट्रेल लावल्यानंतर
पेपर ट्रेल मध्ये ही व्यवस्था करण्यात आली, परंतु पेपर ट्रेल मध्ये पेपरची व्यवस्था केली असताना सुद्धा तो पेपर, इलेक्ट्रॉनिक पेपर हा ईव्हीएम मशीन मध्ये जेव्हा जमा होतो तेव्हा त्या दोन मशीन मध्ये पेपर ट्रेल आणि ईव्हीएम यामध्ये अंतर आहे. तेव्हा जेव्हा अशी व्यवस्था आहे तर टेक्नॉलॉजी मध्ये काही करता येऊ शकते. टेक्नॉलॉजी मध्ये एका सेकंदापूर्वी पेपर ट्रेल मध्ये तुम्ही जे मतदान टाकलं, तुमच्या डोळ्यांनी ते दिसलं की तुम्ही ज्याला मतदान दिलं ते तुमच्या डोळ्यांनी तुम्ही बघितलेलं आहे, की तुम्ही ज्याला मतदान दिलेलं आहे त्याच्यावरच ते इलेक्ट्रॉनिक पेपर मध्ये प्रिंट झाल्याचं दिसून येत आहे. पण ईव्हीएम मशीन मध्ये जमा होईपर्यंत अंतर आहे. म्हणजे पेपर ट्रेल मध्ये जमा झाल्यानंतर तिथून ईव्हीएम मशीन मध्ये जमा होत आहे, यामध्ये जे अंतर आहे त्या अंतर मध्ये पुन्हा त्यामध्ये बदल केला जाऊ शकतो, कारण टेक्नॉलॉजी मध्ये काहीही होऊ शकते. टेक्नॉलॉजी मध्ये जेव्हा एक बदल करणं शक्य आहे तेव्हा दुसरा बदल सुद्धा करता येऊ शकतो. तेव्हा पहिला बदल डोळ्यांनी बघता येतो, दुसरा बदल डोळ्यांनी बघता येत नाही. आणि म्हणून यामध्ये घोटाळा केला जाऊ शकतो. तर ही बाब आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. म्हणून याचं बॅकग्राऊंड आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की ईव्हीएम मशीन आली केव्हा, ईवीएम मशीन आदि केव्हा, ईवीएम मशीन कब आई. अब कुछ लोगों को हिंदी बोलना चाहिए ऐसा लगता है और कुछ लोगों को लगता है मराठी में बोलना चाहिए, मगर मेरी हिंदी मराठी लोगों को भी बहुत आसानी से समझ में आती है, क्योंकि मैं बहुत आसानी से भाषण करने के बजाय मेरा तरीका समझाने का है, तो मैं समझाने वाली बातें बोलते रहता हूं. बातें भाषण करने की नहीं, हमारे जो लोग हैं उनको बात समझ में आनी चाहिए. तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो पेपर ट्रेल में आंखों से दिखाई देता है वो ईवीएम मशीन में जमा होने के बीच में अंतर है. इस अंतर में दोबारा चेंज किया जा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ भी संभव है. जब टेक्नोलॉजी में चांद पर जाने की ताकत है, अब आदमी चांद पर गया, वो एक लेडी जो है 6 महीने उधर ही थी, सुनीता विलियम, अब वो चांद पर थी. हमारे बहुत सारे पुराने समय में लोग चांद को भी दर्शन करते थे, उसको भी भगवान बोलते थे. तो चांद पर जो जिसको लोग हमारे भगवान मानते थे, तो लोग चांद पर गए तो चांद पर पैर रखा, भगवान पर पैर रखा, ऐसा उसका एक अर्थ होता है. जिसको हमारे लोग भगवान मानते थे तो हमारे लोग गए और चांद पर खड़े हो गए तो भगवान पर खड़े हो गए, भगवान के ऊपर पैर रख दिया, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है. तो अब वो चांद है, अब भगवान नहीं है. पहले लोग भगवान मानते थे, ऐसा दर्शन भी करते थे. तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है तो आप लोगों को ये समझ में आए, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आदमी चांद पर फिजिकली जा रहा है और लोगों को दिखाई देना चाहिए, इसलिए कि वो चांद पर गया और सरकार ने कहा गया. ऐसा नहीं, उन्होंने वो
चांद पर गया, यान पर बैठा है, यान उतरा, उसमें से आदमी नीचे उतर रहा है, वो सारा का सारा टीवी पर दिखाई दे रहा है। वो सारा का सारा टीवी पर दिखाई दे रहा है और सारे दुनिया के लोग टीवी पर उसको देखते हैं अपनी आंखों से। केवल सरकार ही नहीं देखती, या इसरो के जो लोग हैं, जो बॉम्बे में वैज्ञानिक लोग हैं, वही लोग उसको देख नहीं रहे, बल्कि सारे देश और दुनिया की प्रजा आंखों से देख रही है। ऐसा दृश्य सभी दुनिया के लोगों ने देखा। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी संभव है। अगर टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी संभव है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम भगवान है। जो जो भी बातें भगवान करता था, ऐसा हम लोग मानते थे, वो सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी कर रही है। और लोग कहते कि कोई ऐसी बात बताओ जो भगवान करता था और आदमी नहीं करता, ऐसा कोई काम बताओ, वो भी कर देंगे। अभी टेक्नोलॉजी वालों को ऐसी चुनौती देने वाला कोई आदमी चाहिए, वो ये बताए कि ये भगवान काम करता था, वो अभी तक तुमने टेक्नोलॉजी वालों ने नहीं किया, वो लेके जाओ, वो देखा चलो ये भी करके दिखाते। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत कुछ हो रहा है और तमाम बातें हो रही है। इसलिए टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर आपने वोट दिया, आपने आंखों से देखा, जमा होने तक जो पीरियड है, इस पीरियड में उसको बदला जा सकता है और किसी और के नाम पर जमा किया जा सकता है। ये सारा कुछ हो सकता है। इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। मगर ये बात वो लोग मानने वाले नहीं। जब ये मांग उठ रही है तो इसकी एक बैकग्राउंड भी है और उसके बाद ये तारीख आती है। ईवीएम की तारीख कब आती है? जब काशीराम जी के द्वारा संगठन शक्ति का निर्माण करके सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को, मायावती को बनाने का काम करके दिखाते हैं। ये तारीख जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ईवीएम उसके बाद आता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का, वो भी 403 विधानसभा में 202 सीटें चाहिए, तो उन्होंने 207 सीटें चुनकर लाकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाया, ये घटना घटित होने के बाद ईवीएम आई। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। अगर ईवीएम होती तो काशीराम जी या मायावती कोई भी होता तो शायद वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, फिर आप मशीन फोड़ने का आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? तो मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मैं कुछ समय के लिए मशीन को रखना चाहता, मगर कैसे रखना चाहता हूं? विरोध जारी रख के रखना चाहता। विरोध जारी रहेगा, 2030 तक विरोध जारी रहेगा। वो मशीन रहेगी तो विरोध रहेगा, मशीन चली गई तो विरोध खत्म हो जाएगा। तो विरोध करते 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 6.5 लाख गांवों में से 6 लाख गांवों में संगठन बन जाएगा। ईवीएम हट जाएगी तो 6 लाख गांव में संगठन बनाने के लिए फिर नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। एक ऐसा मुद्दा है इसमें हर आदमी को लगता है मेरा वोट चोरी हो रहा है, और एक बड़ा बहुत ज्यादा पिंच करता है, हर आदमी को बड़ा पिंच करता है। मैं सरकार बना रहा था, अभी आजकल लोग जोर से बोल नहीं रहे, मैं सरकार बनाता हूं। अब उसको समझ में आ रहा है सब मेरी वोट की चोरी करके ईवीएम सरकार बनाना है।
तो इस वजह से हर व्यक्ति को पिंच हो रहा है। वो हर व्यक्ति को पिंच क्यों हो रहा है? ईवीएम की वजह से हो रहा है। इसलिए ईवीएम मैं कुछ समय तक रखने के पक्ष में हूं, तब तक जब तक 6 लाख गांव में और 15 लाख बूथों पर हमारा संगठन खड़ा नहीं होगा, तब तक इसको मैं रखना चाहता हूं। और जैसे ही बन जाएगा तो मैं ही ईवीएम मशीन फोड़ने का आदेश दे दूंगा। ईवीएम मशीन भारत में कोई भी नहीं हटा सकता। अगर कोई हटाएगा तो हम ही लोग हटाएंगे, दूसरे लोग नहीं हटा सकते। कांग्रेस वाले इसको हटाने के लिए राजी नहीं है, बीजेपी वाले इसको हटाने के लिए राजी नहीं है। दोनों को इसका फायदा हो रहा है, दोनों को इसका फायदा हो रहा है। अल्पसंख्याक ब्राह्मणों का राज स्थापित करने के लिए इसका फायदा हो रहा है। और ईवीएम में घोटाला करके हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग अपनी सरकार बना रहे हैं, ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए। इसलिए एक कोशिश ये भी हो रही है कि एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बना दिया जाए और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो लोग अपने से सोचना शुरू करेंगे। ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया और ओबीसी के लोगों ने ओबीसी के आदमी को चुनने के लिए बीजेपी को वोट दिया होगा, इस वजह से ओबीसी को बहुमत मिला होगा, इस वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया होगा। ऐसा हम खुद ही कंक्लूजन निकालते हैं, हम नतीजे हम ही ऐसे निकालते हैं और फिर उन बातों को जो ईवीएम में घोटाला किया गया उसको जायज ठहराते हैं। जायज ठहराने के लिए एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, कुछ सबूतों के आधार पर और उन सबूतों को विश्लेषण करके उसको जोड़ करके कंक्लूजन निकाल के बता रहा हूं। और अगर ऐसे कंक्लूजन निकालने के लिए वो लोग सबूत पेश कर रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। वो लोग सबूत क्यों पेश कर रहे हैं? हम लोगों को अपनी बात के कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, सबूत पेश करने के लिए वो लोग हमें क्यों सबूत पेश कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से सारी चीजें खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते और 100% छुप कर भी नहीं कर सकते। सारी चीजें खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते और 100% छुप कर भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें उनको भी करना पड़ता है, तो उनको आधार बनाकर उसको सबूत के तौर पर पेश करके मैं आपको तर्कसंगत तरीके से समझा रहा हूं कि इस तरह से घोटाला किया जा रहा है। तो साथियों, इसलिए ईवीएम मशीन को हटाना होगा और ईवीएम मशीन को हटाने का काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को ईवीएम मशीन को तब तक रखने के लिए हम लोगों को राजी होना चाहिए, मगर शर्त के साथ राजी होना चाहिए कि हमें आने वाले समय में 15 लाख बूथों पर संगठन खड़ा करने के लिए, विरोध प्रदर्शित करने के लिए ये मशीन रहनी चाहिए। चुपचाप बैठे रहकर सुनने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, अन्याय बर्दाश्त करने के लिए नहीं ये बात कह रहा हूं। स्ट्रेटेजी के तौर पर एक ऐसा इश्यू है जो हर इंडिविजुअल आदमी को, जो वोट का अधिकारी है, उसको पिंच होता है। इसलिए उन विशाल बहुमत वाले लोगों का संगठन खड़ा किया जा सकता है। संगठित शक्ति के बल पर ही ईवीएम मशीन को हटाया जा सकता है। तो आप लोगों को संगठित बल निर्माण करने के लिए संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए, इस पर जोर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को चलो गांव की ओर, आप गांव की तरफ जाओ। हमारे बहुसंख्यक लोग आज भी गांव में निवास करते हैं। जो होशियार किस्म के लोग थे वो गांव छोड़कर शहरों में आ गए। अभी ब्राह्मण लोग लगभग गांव में नहीं है। मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण था, वो भी छोड़ के चला गया, एक अकेला ही था। ऐसे
तमाम गांवों में जो ब्राह्मण थे वो गांव के ब्राह्मण गांव छोड़कर शहरों में चले गए। अगर आप गांव में ठीक से देखो तो अब जिन लोगों को पुराणपंथी जो हमारे लोग हैं वो शादी ब्याह के लिए और तमाम कर्मकांडों के लिए ब्राह्मण की जरूरत है तो शहर से लाना पड़ रहा है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोगों को ईवीएम मशीन का रणनीतिक तौर पर आंदोलन खड़ा करने के लिए और बूथ लेवल का संगठन खड़ा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। और तब तक ये मशीन रहती है तो वो रहती रहे, मगर विरोध हम लोगों को जारी रखना चाहिए। विरोध के साथ ईवीएम मशीन रहनी चाहिए, क्योंकि अंतिमता, क्योंकि वो हटाने वाले नहीं है। इसी में से 3.5% ब्राह्मणों की रूलिंग पार्टी, 3.5% ब्राह्मणों की अपोजिशन पार्टी। हैरान करने वाली बात क्या है, 3.5% वाली कांग्रेस, 3.5% वाली बीजेपी, 3.5% वाली ही रूलिंग पार्टी और 3.5% वाली ही अपोजिशन पार्टी। ये तो अपने आप तो नहीं हुआ ना, ये तो बहुत बड़े प्लानिंग का मामला है। क्योंकि मास मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में है और बनिया उसका मालिक है, इसलिए बनिया अपनी संपत्ति बचाने के लिए और ब्राह्मण अपना ब्राह्मणशाही बचाने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया। और जो जानकारी हमारे लोगों को मिलना चाहिए मास मीडिया के द्वारा, हमारे लोगों को जानकारी नहीं मिल रही। फालतू बातों की चर्चा मीडिया में होती है, क्योंकि पत्रकार ब्राह्मण है और वो फालतू बातों की चर्चा करते रहते हैं, अनावश्यक बातों की चर्चा करते रहते हैं। इस देश में बहुसंख्याक लोग अल्पसंख्याक लोगों के नियंत्रण में है। ये राष्ट्रीय इशू है, इस पर कोई मीडिया चर्चा नहीं करता। और ये चर्चा क्यों नहीं करता, क्योंकि बनिया उसका मालिक है और ब्राह्मण उसका पत्रकार है। लगभग पत्रकारिता जो है वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। लगभग संपादक और प्रमुख पत्रकार ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि ये हजारों सालों से बौद्धिक क्षेत्र में मक्तेदारी रखा हुआ वर्ग था, तो इसलिए उन्होंने इसका भी हथियार बनाया। और आज हम लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइज होने के बावजूद भी राज हमारा होना चाहिए। जैसे कांचीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये सारे देश का मामला है। मगर इसके विरोध में उन्होंने रूलिंग पार्टी भी बनाई, उन्होंने अपोजिशन पार्टी भी बनाई, सारी चीजों पर कब्जा कर लिया। तो इसको बदलना होगा और इसके लिए संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। ये संगठित शक्ति 15 लाख बूथों का संगठन खड़ा करके ही हो सकता है। ओबीसी जाती समूह जाती आधारित जनगणना करण्याची घोषणा करणे, परंतु जनगणनेची अंमलबजावणी न करणे हे ओबीसी समूहासोबत शासक जातीची धोखाबाजी नाही तर काय। ओबीसी की जातीय आधारित गिनती करने का फैसला, कि हम लोगों ने जब भारत बंद का ऐलान किया गया, भारत बंद का जब हमने ऐलान किया, उसके बाद जातीय आधारित गिनती का ऐलान नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसको, इस तारीखों को देखो। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप हर बात का श्रेय ले रहे हैं। अरे भाई, जातीय आधारित गिनती का मुद्दा किसने चलाया? ये तो 2001 से 2001 आने के पहले जयपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये विषय था और उस विषय के बाद लगातार इस पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 20 साल से ज्यादा समय हो गया, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, राहुल गांधी ने बयान दिया, कुछ लोग ऐसा कह सकते, कुछ गधे लोग ऐसा कह सकते हैं, राहुल गांधी ने बयान दिया था। गधे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
इश्यू लगातार, क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है, राहुल गांधी का कमिटमेंट थोड़ी है। वो तो उसका पॉलिटिकल एजेंडा है, और वोट लेकर फिर बदल जाने का भी एजेंडा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी पर कौन भरोसा कर सकता है, जिन्होंने 75 साल में 60-65 साल से कम साल राज नहीं किया, मगर जिनका राज इतने साल रहा, उन्होंने गिनती करने का कभी सोचा भी नहीं। बात तो छोड़ो, सोचा भी नहीं, उनके दिमाग में भी कहीं नहीं आया। तो ये तो मुद्दा, अगर आप आजादी के आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर के रिकॉर्ड को आप जांच लो, तो आपको पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड में भी बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भी ये मुद्दे उन्होंने उठाए हुए, उन्हीं मुद्दों को हम लोग आगे बढ़ाते रहे हैं। और अंतिमता हम लोगों ने जब भारत बंद का ऐलान किया, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अब हम लोग जब भारत बंद कर रहे हैं तो ये नामधारी भारत बंद नहीं है। ये जो भारत बंद हम कर रहे हैं, ये नामधारी भारत बंद नहीं है। मैं 19 साल की उम्र से काम कर रहा हूं। अभी 769 जिले है टोटल हमारे देश में। 36 में से 32 राज्यों में हमारा संगठन है, और 625 जिलों में संगठन बन गया है। इतना विशाल संगठन बन गया है। इसके लिए 19 साल की उम्र से, अभी मेरा 67 साल चल रहा है, मेरी उम्र 19 साल की थी तब से ये काम कर रहा हूं। 18 साल में नौकरी मिलती थी, तो मेरिट का स्टूडेंट होने की वजह से बगैर किसी इंटरव्यू के मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिला, और जॉब मिला उसके दूसरे दिन से ही मैं एक काम जो कर रहा हूं, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में मैं जब ज्वाइन हुआ तो मुझे जिसके नीचे ट्रेनिंग के लिए रखा गया था, वो व्यक्ति ने मुझे दूसरे दिन बाम साहब की मीटिंग में लेके गया। मैं ज्वाइन हो गया और शाम को मीटिंग को लेके गया। तो चलो मीटिंग के लिए जाते, क्योंकि वो मेरा सुपरवाइजर था, मुझे ट्रेनिंग देने के लिए रखा था। तो वो मुझे 2-2 ट्रेनिंग देता था, एक डिपार्टमेंट का, एक कॉन्सेप्ट का। तो पहले दिन में ही लेके गया। तो मुझे इसीलिए याद है कि मैं तब से इस मूवमेंट में लगा हुआ, और इसका उपयोग करते हुए 625 जिलों में संगठन हमारा है। और 625 जिलों में संगठन है। जब हम कहते भारत बंद, तो फिर सरकार को सोचना पड़ता। तो पहले तो पढ़े लिखे लोगों तक लिमिटेड था। अभी हमने भारत बंद जो है कि बामसेफ का मौलिक एजेंडा नहीं है। बामसेफ भारत बंद के लिए बनाया हुआ संगठन नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन। भारत मुक्ति मोर्चा इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन। ये एजुकेशन के लिए बनाया हुआ संगठन है। तो हमारे लोग जो 85% लोग हैं, अब हम 85% में जाकर काम कर रहे हैं। 85% लोग, उनके ही मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर हम उठा रहे। जब राष्ट्रीय स्तर पर हम उठा रहे, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अलावा हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों का कोई संगठन ही नहीं है। तो इंडिपेंडेंट संगठन होना चाहिए, ऐसा हमारे अलावा कोई संगठन ही नहीं है। जिसका कोई मिशन हो, जिसका कोई मकसद हो, जिसका कोई उद्देश्य हो, ऐसा कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है। और इस वजह से हम जब मुद्दे उठाते हैं तो सरकार को इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है कि अगर OBC के लोग इन मुद्दों पर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लोग इनके साथ आ गए तो फिर तो वो खुद ही अपने बलबूतों पर सारा का सारा चेंज कर लेंगे। तो अभी बड़े मुद्दों में OBC की जाति आधार गिनती की बात को नरेंद्र मोदी के द्वारा RSS के लोगों ने इसको उठाया। RSS के लोग विरोधी थे जाति आधार गिनती के। मैं जानता हूं जाति आधार गिनती करेंगे, हो सकता है करेंगे, ऐलान किया करेंगे, मगर हम लोग जाति आधारित केवल गिनती के समर्थन में नहीं है। जाति आधार गिनती के आधार पर जो आंकड़े सामने आएंगे, उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाएगा, ऐसा तो नरेंद्र मोदी ने घोषित नहीं किया।
वो उस पर अमल करे ना करे ये एक दूसरा मुद्दा है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, जो आंकड़े आप इकट्ठा कर रहे हो क्या वो सार्वजनिक करोगे? क्या भारत की प्रजा के सामने उसे घोषित कर दोगे? क्या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जनसंख्या का वैल्यू अगर कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के जनसंख्या विभाग के पास जाकर वो डिस्ट्रिक्ट का वैल्यूम अगर खरीदना चाहता है तो क्या वो वैल्यूम पैसे देकर भारत सरकार देने के लिए राजी है? कोई एक जिले का लेना चाहता मगर मैं तो 625 जिलों का ले लूंगा, मैं तो 625 जिलों का ले लूंगा। और फिर ऑथेंटिकेट जो डाटा है वो डाटा हम अपनी रणनीति बनाने के लिए उपयोग करेंगे। हमको पता चलेगा कि 3.5% ब्राह्मणों का प्रशासन में कितना प्रतिनिधित्व है और 52% लोगों की संख्या वास्तव में 52 है कि 55 है कि कितनी है कि ज्यादा है। अभी बिहार में हुआ तो बिहार के स्टेट लेवल का आंकड़ा सामने आया 64%, जो सारे देश भर में अनुमान का आंकड़ा था 31 सेंसस के आधार पर वो 52% था, मगर एक्चुअल गिनती जब बिहार में हुई तो वो आंकड़ा 64% निकला। हो सकता है सारे देश भर में अगर ये गिनती हुई तो ये गिनती अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। साउथ इंडिया में 65% भी हो सकती है, क्योंकि साउथ इंडिया में ब्राह्मणों की संख्या नॉर्थ की तुलना में कम है। जैसे हिमाचल प्रदेश है उसमें 30% ब्राह्मण है, उत्तर प्रदेश में 9% ब्राह्मण है, सारे देश भर में 3.5% ब्राह्मण है। तो ये संख्या क्यों कम हो जाती है 3.5? क्योंकि साउथ में ये कम है। कई जिले ऐसे भी होंगे जहां 1% है, कई जिले ऐसे भी है जो स्टेट में हिमाचल में 30% है। इसलिए साथियों ये सारे आंकड़े घोषित करना भी खतरनाक है। गिनती करना और घोषित करना ये दो चीजें अलग अलग है। गिनती करेंगे, घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा उन्होंने की नहीं। इसका फायदा क्या होगा? जो सरकार चला रहे उसके पास आंकड़े, सरकार को फायदा होगा। गिनती करने का जनता को फायदा होना चाहिए, लोकतंत्र है ना। इसका फायदा बीजेपी वाले उठाएंगे, इसका फायदा आरएसएस वाले उठाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार है। उनको तो सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सारे अधिकारी जो है अंदर आरएसएस के लिए सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और वो विधानसभा न्याय, लोकसभा न्याय उन लोगों को चुनाव बनाने के लिए डाटा उपलब्ध करवाएंगे। कैसे रणनीति बनाई जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जा सके, ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों केवल गिनती करने मात्र से हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में जल्दी ही अभी जो मुद्दा हमने उठाया वो मुद्दा अब उसके लिए भारत बंद करेंगे। अभी 1 तारीख को तो गिनती के लिए करेंगे और उसके बाद 6 महीने में, क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन करने के बारे में एक रणनीति बनाई कि साल में 2 बार भारत बंद करेंगे और ऐसा 14 बार करेंगे 2030 तक। और 14 बार क्यों करेंगे कि 14 बार करने से 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा हो जाएगा। हर बार आंदोलन के लिए 6-6 महीना हम फील्ड में जाएंगे तो 14 बार करने से कोई भी गांव या कोई भी बूथ बचेगा नहीं। जब बचेगा नहीं तो इतना विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा। जब इतना विशाल संगठन खड़ा हो जाएगा, हमारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं, जो काम धंधा है वो यही काम धंधा है। तो इस तरह से साथियों मैं
आप लोगों को ये खास तौर पर ओबीसी की जाति आधार गिनती के संबंध में ये आने वाले समय में हमारे आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ये इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं। तीसरा है आरएसएस बीजेपीच्या द्वारे बहुजन महापुरुषाचा वारंवार जाणीवपूर्वक अवमान करणे हे शासक जातीचे षडयंत्र आहे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे महापुरुषों का अवमान करना एक छोटी बात, महापुरुषों के जीवन मकसद के विरोध में कार्य करना ये बहुत बड़ा काम आरएसएस भाजपा का है। अवमान करना एक छोटी बात है, ये भी हमारे दृष्टि से बड़ी बात है, मगर इससे भी बहुत भयंकर बात है कि जो जीवन का मकसद था महापुरुषों के जीवन का, उस मकसद के ही विरोध में आरएसएस काम कर रही है। अब देखो, आपको आरएसएस आने के पहले जो हिंदू थ्योरी है, हिंदू थ्योरी सामने नहीं थी। जब से गिनती आई तब उसके बाद हिंदू का मामला सामने लाया गया, क्योंकि हिंदू होने से क्या होता है, तो पूछा जाएगा तो हिंदू के धर्मशास्त्र क्या है। हिंदू के धर्मशास्त्र वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण, गीता, वो ऐसा बताते, ब्राह्मण लोग ऐसा बताते। जाति की गिनती करोगे तो जाति की गिनती करोगे तो ओबीसी के जाति के धर्मशास्त्र ऐसा नहीं बोल सकते। जाति के कोई धर्मशास्त्र नहीं, ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र है, और ब्राह्मणों ने ही धर्मशास्त्रों के द्वारा जाति को समर्थन देकर जाति व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। 6000 जाति के टुकड़ों में बांटने का काम किया। ब्राह्मणों ने जातियां निर्माण की, और जातियों निर्माण करने के बाद जातियों के समर्थन में धर्मशास्त्र को खड़ा किया, और जाति के विरोध में किसी भी व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए, अगर किया तो उसको जाति से बहिष्कृत करने की व्यवस्था ब्राह्मणों ने की, और इस तरह से कट्टरता पैदा करने का काम ब्राह्मणों ने किया। ये सारी बातें 26 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का इन मुद्दों पर मौलिक अध्ययन था, और इस वजह से ये बातें समाप्त कर दी गई। इसलिए साथियों, ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए ये बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये बात चौथा विषय, चलो गांव की ओर, ये बात तो मैंने पहले ही आप लोगों को समझाया कि हम लोगों को गांव में हम लोग 6 महीना में एक बार 1 दिन का आंदोलन होता है, तो 5 महीना 29 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने में एक बार आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन करेंगे सड़कों पर आने का, आंदोलन करने का मतलब सड़कों पर आने का। तो 5 महीने 29 दिन क्या करेंगे, 5 महीने 29 दिन आप लोगों के बीच में जाओ, एससी एसटी लोग, ओबीसी माइनॉरिटी के बस्ती में जाओ, उनको जागृत करो, उनकी कमेटियां बनाओ, बूथ लेवल की कमेटियां बनाओ। जब बूथ लेवल की कमेटियां बनाने का काम करोगे तो बूथ लेवल में जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उसकी कमेटियां बनाना सोशल नेटवर्किंग है। यानी एक भौगोलिक नेटवर्किंग का काम करना है और एक सोशल नेटवर्किंग का काम करना है। संगठन भी, उसमें भी 2 प्रकार का बनाना होगा। एक भौगोलिक नेटवर्किंग का संगठन बनाना होगा, जिसके तहत 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा होगा। दूसरा सोशल नेटवर्किंग का। सोशल नेटवर्किंग का मतलब यह है शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। जब हम शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाते हैं तो शेड्यूल कास्ट की केवल जाति जागृत जो जाति है वही आते हैं। जो जागृत नहीं है, जिनको पता ही नहीं है देश में क्या हो रहा है, वो पीछे रह जाता है। जो पीछे रहता है वो पीछे के पीछे ही चला जाता है, उसका कोई आता पता नहीं होता। इसलिए उसका भी संगठन बनाया जाना जरूरी है, ताकि वो ये जो लोकतंत्र है,
ये लोकतंत्र में जिसको भी वोट का अधिकार है उसको प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। जब तक उसको प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होगा तब तक वो लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बन सकता और तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का विकास होना जरूरी है, हर इंडिविजुअल का विकास होना जरूरी है और ये लोकतंत्र में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाकर ये संभव किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों को एक तो भौगोलिक लेवल पर बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना चाहिए, दूसरा सोशल नेटवर्किंग खड़ा करने का काम करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाने चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के 2 संगठन, शेड्यूल ट्राइब मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एमबीसी ओबीसी 2 संगठन बनाना चाहिए। उसके बाद माइनॉरिटी मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत ऐसे 14 या 15 ग्रुप है। 1000 में 15 ग्रुप के अलग अलग संगठन बनाए जा सकते हैं और इसके आधार पर कम से कम 2 करोड़ कमेटियां बनाई जा सकती है। अगर 2 करोड़ कमेटियां हम लोग बनाने का काम करते हैं भौगोलिक नेटवर्किंग की और सोशल नेटवर्किंग की, अगर 2 करोड़ कमेटियां बनाते हैं तो जो भी आंदोलन होगा तो इसमें 20-25 करोड़ लोगों का सहभाग होगा। 20-25 करोड़ लोग सड़क पर उतरेंगे। अगर 20-25 करोड़ लोग सड़क पर उतरेंगे, 3 करोड़ लोग गांधी के कहने पर 9 अगस्त 1942 को सड़कों पर उतरे थे तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। 20-25 करोड़ लोग अगर सड़कों पर उतरेंगे तो ब्राह्मणशाही से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ब्राह्मणवाद से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों का वर्चस्व पहले नंबर पर वैचारिक रूप से खत्म होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा वर्चस्व सत्ता स्थानों से उनको बेदखल करना चाहिए। 2 काम है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, हमारे एजेंडे में क्लियर होना चाहिए, हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए कि ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करने का मतलब क्या है, व्यावहारिक मतलब क्या है। तो पहला मतलब है ब्राह्मणों का वैचारिक नियंत्रण खत्म करना होगा। उसके लिए वैकल्पिक अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी एस्टेब्लिश करना होगा और उसकी मान्यता समाज के द्वारा हासिल करनी होगी। और दूसरा, सत्ता के सभी केंद्रों से ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करना चाहिए, उसका नियंत्रण खत्म करना चाहिए। ये 2 काम अगर हम करते हैं तो ब्राह्मणों से हम लोग आजाद हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान में रखकर करने के लिए हमारी जरूरत क्या है, संगठित शक्ति का निर्माण करना और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना। 2 बातें हमें ये सब करना है तो कैसे होगा, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। केवल संगठित शक्ति निर्माण करने से नहीं होगा, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और मुक्ति के लिए संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। घर बैठे बैठे संगठन बनाने से नहीं होगा, उस संगठन शक्ति का समुचित और उचित उपयोग और प्रयोग करना होगा। जब ऐसा करेंगे तभी हमारी मुक्ति संभव है, ऐसा करना होगा। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।